वेलकम टू स्टडी ज्ञान। आज की वीडियो में हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास के दूसरे चैप्टर को डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है संविधान की प्रस्तावना। तो प्रस्तावना से अभिप्राय है कि एक तरह का लघु संविधान जिसमें हमने कुछ उद्देश्यों को ऐड किया गया है। इसमें बताया भी गया है कि जिसके द्वारा हमने संविधान निर्माण के उद्देश्य, समाज की आवश्यकताओं और सरकार की विचारधारा का ज्ञात होता है। संविधान का निर्माण प्रस्तावना के साथ प्रारंभ करना एक सर्वमान्य प्रथा बन गई है। यानी आज के समय में हर देश जो नए आज़ाद हुए हैं, या फिर आप मान लीजिए जहाँ मतलब राजतंत्र से लोकतंत्र की स्थापना हुई है, या फिर जो आज के समय में मान लीजिए नेपाल है, उसने अपना जो संविधान लिखा था, उन्होंने जो ऐड करने के लिए एक तरह का खाका या ब्लू प्रिंट तैयार किया था, उसे प्रस्तावना कहते हैं। आगे बताया गया है कि इसमें सर्वोच्च न्यायालय का क्या कहना था। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय का यह फैसला था कि प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न अंग है और संविधान के उपबंधों के निर्वाचन में इसका बड़ा महत्व है, यानी बनाने में इसका महत्वपूर्ण भूमिका है। अब बात करते हैं कि प्रस्तावना का अर्थ क्या है। तो प्रस्तावना से तात्पर्य उस प्रारंभिक कथा से होता है जो किसी भी संविधान के मुख्य लक्ष्य और आवश्यकताओं को अभिव्यक्त करती हो, यानी कि दिखाती हो कि हमारा लक्ष्य मान लीजिए समाजवाद की स्थापना करना है। स्टूडेंट के नज़रिए से देखो तो हम मान लीजिए हमारा लक्ष्य एक कोई जॉब है, उसे हासिल करना है, तो उसके लिए हम एक तरह का खाका तैयार करेंगे कि हमें पहले इस चीज़ को स्टडी करनी पड़ेगी, फिर हम मान लीजिए स्टडी मटेरियल है, इसको हम प्राप्त करेंगे, इसका इतना रेट है, मतलब जो भी यह कार्य करेंगे। तो इसका भी यह अर्थ है कि हम संविधान में इस समय पर यह कार्य करेंगे और यह हमारे लिए महत्वपूर्ण रहेगा और वो हम ऐड करेंगे या हम उसे ऐड करेंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना वो है क्या? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शुरू में बताया गया है कि हम भारत के लोग भारत को संप्रभुता संपन्न समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने तथा उसमें सभी समस्त नागरिकों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उसकी उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसरों की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सभी में व्यक्तियों की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाले बंधुत्वों को बढ़ावा देंगे। मतलब आप मानकर चल सकते हो कि इतने सारे उद्देश्य थे। आगे बात करते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना की मुख्य विशेषताओं के बारे में। तो हमारी पहली विशेषता है कि संविधान का स्रोत। तो बताया गया है कि शुरू में भारत के लोग संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित, आत्म समर्पित करते हैं, यानी भारत की जो लोग हैं उसमें प्राथमिकता भारत के लोगों को दी गई है संविधान में। यह स्पष्ट करता है कि यहाँ संप्रभुता जनता में निहित रहेगी, यानी जनता की सरकार होगी, जनता द्वारा देश चलाया जाएगा। भारत के लोग भारत को समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और गणराज्य बनाने के लिए अपनी इच्छा प्रकट कर रहे हैं। आगे बताया गया है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य और समाजवाद राज्य के शब्द को संविधान में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक धर्मनिरपेक्ष राज्य की ही व्यवस्था की गई थी। इसी तरह प्रस्तावना में प्रयोग किए गए शब्द कौन से आर्थिक न्याय और समाजवाद शब्द को अनावश्यक सिद्ध करते हैं, यानी जोड़ने का महत्व नहीं था, क्योंकि मतलब 25 से 28 तक इसकी ही व्यवस्था की गई थी। लेकिन जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, इससे यह शब्द बाहर निकाले और इनका अलग महत्व दिया, यानी इसका पूर्ण रूप से परिभाषित किया गया था। यह शब्द संविधान के अनुच्छेद 38 में ऐसे कैसे अंकितः लिखे गए हैं। आगे बात करते हैं राज्य का रूप क्या होगा या स्वरूप क्या होगा। राज्य से हमारा अभिप्राय रहेगा, जब भी हम, आप ये मानकर चले, जब भी हम राजनीति शास्त्र को पढ़ेंगे, जहाँ भी राज्य शब्द होगा, इससे हमारा तात्पर्य रहेगा कि राष्ट्र के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमारा राष्ट्र का रूप या स्वरूप कैसा रहेगा? तो हमारा राष्ट्र का स्वरूप संप्रभु सत्ता संपन्न समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया है, यह इसका रूप रहेगा। पहला है संप्रभु सत्ता संपन्न, यानी हम अपने निर्णय को लेने के लिए पूर्ण रूप से आज़ाद हैं और हम किसी भी विदेशी ताकत या विदेशी देश के दबाव में नहीं हैं। तो इसमें बताया गया कि भारत किसी भी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है, अपितु वह अपने मामले में पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। कुछ आलोचक थे, उनका विचार है कि भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य देश है,
राष्ट्रमंडल उन देशों का समूह है जिसमें मतलब पुराने समय में जो गुलाम देश थे उनका समूह है, तो उसमें भारत भी शामिल है। इससे क्या सिद्ध करते हैं कि ये प्रभुसत्ता संपन्न राज्य नहीं हो सकता, लेकिन राष्ट्रमंडल की सदस्यता भारत ने अपनी इच्छा के अनुसार ग्रहण की थी, बिना किसी विदेशी दबाव के कारण। हो सके तो भारत इससे पृथक भी हो सकता है। ऐसा ही नहीं, भारत ने यूएन जैसे अनेक जो संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है या संस्था है, उसके सदस्य देश है। भारत ने अपना खुद का भी संगठन बनाया हुआ था जिसका नाम गुटनिरपेक्षता था। जब शीत युद्ध प्रारंभ था तो उस समय भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था। इससे क्या सिद्ध होता है कि भारत अपने फैसले लेने के लिए आज़ाद है। आगे बताया गया कि किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संस्था का सदस्य राष्ट्र बनना भारत की इच्छा पर निर्भर करता है। आगे दूसरा है समाजवादी राज्य। समाजवादी राज्य यानी वहाँ प्रजा का हित सर्वोपरि रहेगा। हम प्रजा के लिए कार्य करेंगे, समाज के लिए कार्य करेंगे। जो हमारा मतलब कि इंडस्ट्री है, मतलब कंपनी वगैरह कुछ भी है, वो किसके हाथों में रहेगी? वो पूर्ण रूप से सरकारी हाथों में रहेगी। सरकार उसका नियंत्रण करेगी, सरकार उसी की देखभाल करेगी और प्रॉफिट जो होगा उससे जनता की भलाई के लिए यूज किया जाएगा। बताया गया है कि 42वें संशोधन द्वारा भारत को समाजवादी राज्य घोषित किया गया। संविधान को किसी अन्य अनुच्छेद में समाजवाद की व्यवस्था नहीं की गई है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1955 में अवाड़ी जो अधिवेशन था उसमें घोषणा की थी कि भारत का जो विकास करेगी कांग्रेस अपनी सरकार बनाने के बाद, वो समाजवादी ढंग से रहेगा। आगे है धर्मनिरपेक्ष राज्य। धर्मनिरपेक्ष राज्य या राष्ट्र, अब मानकर चलो अपने राज्य का खुद का कोई धर्म नहीं होगा, सभी धर्मों का समान सम्मान किया जाएगा, सभी धर्म आपस में समान रूप से कार्य करेंगे, कोई किसी से ऊपर नहीं होगा। इसमें बताया गया है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में 42वें संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्ष राज्य को जोड़ा गया। धर्म व्यक्तिगत मामला है तथा विभिन्न धर्म को मानने वाले लोग अपने अपने धर्म की विश्वास करने तथा पूजा पाठ करने की स्वतंत्रता है। सभी धर्म की बराबर सम्मान किया जाएगा। अनुच्छेद 14, 15, 16, 25 से 28 तथा 29 एवं 30 भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करते हैं। आगे है लोकतांत्रिक राज्य। लोकतांत्रिक राज्य का मतलब है कि एक तरह की सरकार जो लोगों द्वारा चुनी जाती है, लोगों के लिए कार्य करती है। बताया गया है कि लोकतांत्रिक राज्य शब्द का अर्थ व्यापक रूप से लिया गया है। भारत में शासन जनता द्वारा ही चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा चलाया जाएगा तथा यह जनता के प्रति उत्तरदायी रहेंगे। यह प्रशासन और सेना को संसद के अधीन रखेगी। संसद में जो कार्य करते हैं वो किसके द्वारा चुने जाते हैं? लोगों के द्वारा। मतलब पूर्ण रूप से बताया गया है कि इसमें देश में लोकतंत्र की जब स्थापना होगी तो उसमें लोगों के द्वारा लोगों के लिए चुनी गई सरकार कार्य करेगी, उनके जवाबदेही रखेगी। आगे बताया गया है कि राजनीतिक लोकतंत्र के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को भी व्यवस्थित किया गया है। संविधान का उद्देश्य ऐसी व्यवस्था स्थापित करना है जिससे सबको के साथ सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक न्याय हो। आगे है गणराज्य की स्थापना। गणराज्य उस राज्य को कहते हैं जिसका अध्यक्ष वंशानुगत न होकर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुना जाता हो। प्रत्यक्ष रूप से सीधा जनता द्वारा वोट डालकर चुना गया हो। दूसरा है अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष वह होते हैं जैसे हमने अपने प्रतिनिधि को चुना और वो प्रतिनिधि अपने प्रधान को चुने, तो उससे अप्रत्यक्ष रूप से हमारे द्वारा ही वह व्यक्ति का चुनाव हुआ है। भारत का राष्ट्रपति संसद तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन सदस्यों के एक निर्वाचन मंडल के द्वारा 5 वर्षों के लिए निर्वाचित किया जाता है। अतः भारत अमेरिका की तरह गणराज्य है, ब्रिटेन की तरह राजतांत्रिक नहीं है, यानी वहाँ राजा का तंत्र नहीं है। यहाँ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का शासन है। आगे बात करते हैं संविधान के उद्देश्य क्या क्या रहेंगे। पहला उद्देश्य संविधान का यह रहेगा कि सभी को न्याय प्राप्त हो। किस रूप में? सामाजिक रूप में, आर्थिक, राजनीतिक रूप में सभी को न्याय प्राप्त हो। आगे है स्वतंत्रता। इसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को अपने विकास के लिए जो भी अवसर हो वो दिए जाए और मौलिक अधिकारों के अंतर्गत ऐसी व्यवस्था की गई है जिसमें व्यक्ति अपना विकास कर सकता है अपने अधिकार को प्राप्त करके। आगे है समानता। तीसरा उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति के लिए
प्रतिष्ठा और अवसर की समानता उपलब्ध कराना है। अगला है भाईचारा। भाईचारे से अभिप्राय मतलब कि लोग आपस में मिलकर कार्य करें और अपना विकास करें। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा है कि बिना बंधुत्व के या भाईचारे के स्वतंत्रता और समानता ऊपरी रंग की तरह है और अधिक टिकाऊ नहीं है। मतलब कि मान लीजिए हमने आज़ाद कर दिया और वह एक समान रूप से कार्य नहीं कर रही है, मतलब कि भाईचारा नहीं है वो काम करने के लिए, कोई उसकी बुराई करता है, कोई उसका समर्थन करता है। इससे एक तरह का मतलब कि लड़ाई की सिचुएशन हो जाती है जिसे हम गृह युद्ध मतलब मान सकते हैं। भाईचारा होगा जब भी हम स्वतंत्रता और समानता की जो चार है उसे ग्रहण कर सकते हैं, उसके बारे में सोच सकते हैं। आगे संविधान के उद्देश्य के बारे में बात करते हैं। एकता और अखंडता। भारत में विभिन्न संप्रदाय, पंथ, भाषा, रीति रिवाज मानने वाले लोग रहते हैं। राष्ट्र की एकता और अखंडता को मजबूत करने के लिए धर्मनिरपेक्ष के आदर्श को ग्रहण किया गया है। नागरिक के बीच किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जा सकता। मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुरक्षित करना हर नागरिक का परम कर्तव्य है। मतलब कि राष्ट्र की एकता के लिए जो मौलिक अधिकार है उसके अंतर्गत ही मौलिक कर्तव्य भी दिए गए हैं कि लोगों का अपना मतलब देश के लिए क्या कर्तव्य रहेगा, क्या ड्यूटी रहेगी। तो उससे क्या होगा कि हर नागरिक का परम कर्तव्य सिद्ध हो जाएगा कि वह अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं। अगला है संविधान को अंगीकृत करने की तिथि। संविधान के निर्माण का कार्य 9 दिसंबर 1946 को प्रारंभ किया गया था और 26 नवंबर 1949 को यह पूरा हुआ था। इस समय में हमें 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे संविधान बनने में। तो भारत के संविधान को इस दिन अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया था। आगे बात करते हैं। प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न अंग है। तो बताया गया है कि संविधान के सर्वोच्च न्यायालय ने इस विषय पर समय समय पर अलग अलग फैसले दिए हैं। जैसे 1960 का फैसला है सर्वोच्च न्यायालय का, उसका विचार था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, किंतु 1973 के केशवानंद भारती विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग माना क्योंकि यह प्रस्तावना के मूल ढांचे में सम्मिलित है। इतना ही नहीं बल्कि संविधान के यह भाग कौन से प्रभुसत्ता संपन्न, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने की वस्तुनिष्ठ ही नहीं अपितु बाध्यकारी भी है। मतलब कि जो ये प्रभुसत्ता संपन्न, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक बनाने का जो लक्ष्य है वो लोगों में निहित है। आगे बात करते हैं प्रस्तावना की आलोचना के बारे में। तो पहली आलोचना क्या है कि हम भारतीय लोग शब्द अनुचित प्रयोग किया गया है। आपको पता होगा कि उस समय जब संविधान निर्माण हो रहा था तो उस समय किसी भी सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार के सिद्धांत का पालन करते हुए हमने जो संविधान निर्माता थे उनका चयन नहीं किया। तो 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम था उससे चुनी हुई सरकार, उस समय वोट डालने का अधिकार किसको था? एक तो अमीर तबके के लोगों को, ऊपर से जो महिलाएं थी, गरीब व्यक्ति थे, उन्हें वोट डालने का अधिकार नहीं था। तो यह कहना अनुचित है कि हम भारत के लोग यानी सभी भारत के लोग उसमें निहित है या कार्य कर रहे थे। तो बताया गया है कि संविधान के सदस्य का चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत पर नहीं हुआ। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा धनी लोग को ही मत देने का अधिकार था। संविधान को जनता का संविधान नहीं कहा जा सकता। आगे है न्यायिक मान्यता का अभाव। संविधान की प्रस्तावना में अंकित सिद्धांत पवित्र घोषणा के अतिरिक्त और कुछ नहीं है क्योंकि उसके पीछे न्याय मान्यता नहीं है। न्यायिक मान्यता न होने के कारण सरकार इन सिद्धांतों को क्रियान्वयन करने के लिए बाध्य नहीं है। मतलब कि जो गारंटी नहीं है कानून बनाने के बाद कि उसमें लोग कितने सुरक्षित हैं, उसमें क्या न्याय देने के बाद वो सत्य है या असत्य है। आगे है समाजवाद एवं निरपेक्ष राज्य के अर्थ में अस्पष्टता। भारत के संविधान की प्रस्तावना 42वें संविधान संशोधन द्वारा समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष राज्य को जोड़ दिया गया, लेकिन इन शब्दों का अर्थ था वो स्पष्ट नहीं किया गया, जिसके कारण विभिन्न राजनीतिक दलों ने अपने संगठनों का नाम अलग अलग तरीके से रख दिया, इसका दुरुपयोग कर दिया। अब मान लीजिए समाजवादी पार्टी हो गई, बहुजन समाज पार्टी हो गई, शिवसेना, मतलब कि धर्म भी है और कर्म भी है। लेकिन जब हमने बात करी थी कि धर्मनिरपेक्ष राज्य की मांग करेंगे या धर्मनिरपेक्ष जो राष्ट्र है उसका निर्माण करेंगे,
तो यह राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष कैसे हो सकता है जब पार्टी ही धर्म के आधार पर बनी गई है। आगे बात करते हैं लास्ट, प्रस्तावना का महत्व। सर्वोच्च न्यायालय का कहना है कि किसी एक स्थिति को दूर करने के लिए या उन शब्दों के अर्थ को निश्चित करने के लिए जिसके एक से अधिक अर्थ हो, संविधान की प्रस्तावना का विचार करना उचित है, किंतु प्रस्तावना अधिनियमित भाग के अर्थ को न तो सीमित करता है और न ही रोक सकता है, यदि अधिनियम की भाषा और क्षेत्र संदिग्ध हो या लुकी हुई हो या छुपी हुई हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हमने आज बात कर ली कि भारत का जो संविधान की प्रस्तावना है वो है क्या, उसका उद्देश्य क्या है, उसकी आलोचना किसने की, और हमने ये भी जाना कि संविधान की जो प्रस्तावना है उसका अर्थ क्या है। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, दोस्तों को शेयर करें जो फर्स्ट सेम में हैं वो इस क्लास को देखें और सीखें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।